आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। टीबी तपेदिक या क्षय रोग एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है, मगर धीरे धीरे ये शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करने लगता है। फेफड़ों के अलावा ब्रेन, यूट्रस, लीवर, किडनी, गले और मुंह आदि में भी टीबी हो सकती है। 2 हफ्ते या उससे अधिक समय से खांसी आना टीबी का मुख्य लक्षण हो सकता है। वहीं शाम को बुखार आना, बलगम के साथ खून आना, वजन कम होना इसके अन्य लक्षणों में शामिल है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, लेकिन फेफड़ों की टीबी ही संक्रामक बीमारी है। फेफड़ों की टीबी के रोगी के बलगम में टीबी के जीवाणु पाए जाते हैं। रोगी के खांसने, छींकने और थूकने से ये जीवाणु हवा में फैल जाते हैं और अन्य व्यक्ति के सांस लेने से ये जीवाणु उस व्यक्ति के फेफड़ों में चले जाते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा टीबी से संक्रमित है। आज हम मुरादाबाद के वरिष्ठ टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमोल चंद्रा के साथ हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमोल चंद्रा है। मैं एमडी पल्मोनरी मेडिसिन, टीबी एवं चेस्ट रोग विशेषज्ञ हूँ। पिछले 8 वर्षों से मुरादाबाद शहर के निवासियों को मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया और उसके उपरांत अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से किया। उसके बाद मैं दिल्ली के मशहूर अस्पताल राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड ट्यूबरक्लोसिस में 3 वर्षों तक कार्यरत रहा। राजन बाबू अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां तकरीबन 1100 से 1200 बिस्तर हैं और जहां पर सिर्फ और सिर्फ टीबी, फेफड़ों और छाती से संबंधित रोगों का इलाज होता है। इसके उपरांत मैं तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 1.5-2 वर्ष तक कार्यरत रहा और उसके बाद से मैं मुरादाबाद शहर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज के हमारे टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस, जिस पे हम अपना डिस्कशन आधारित रखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी को ग्रसित करती है। बहुत से ऐसे मरीज हमारे ओपीडी में आते हैं जो कि टीबी के रोग से ग्रसित हो चुके हैं या ग्रसित हैं। आज हम अपना डिस्कशन टीबी पर आधारित रखते हुए, इस डिस्कशन को आगे ले जाते हुए मैं टीबी के रोग से संबंधित कुछ जानकारियां आप सभी लोगों से साझा करूंगा। टीबी से संबंधित जानकारी को हम तकरीबन 2 या 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें टीबी से संबंधित जानकारी, टीबी के रोग के लक्षण, टीबी के रोगियों को जो जांचों को हम करते हैं उस जांच से संबंधित जानकारी, और अंत में जांच के बाद सबसे मुख्य है इलाज, टीबी के मरीजों का इलाज। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है भारत के लोगों में, जो कि बहुत से भारतीयों को अपनी चपेट में लेती है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे बोलने में, जैसे हम खांसते हैं, जैसे हम छींकते हैं, तो हवा के द्वारा एक मरीज से दूसरे मरीज को संक्रमित करती है। हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी टीबी के मरीज को देख रहे हैं तो हमें उसे ये निर्देशित करना चाहिए कि वो हमेशा अपने मुंह पर मास्क, रुमाल या किसी भी तरीके का अवरोध लगा के रखे, जिससे उसके संपर्क में आ रहे उसके सभी निजी निकट संबंधी और जो लोग उसकी केयर में लगे हैं उनको ये रोग ना फैले। अब हम आते हैं टीबी के रोग के लक्षणों पर। जैसे कि हम जानते हैं, मुख्यतः खांसी। ये खांसी सुबह, दोपहर, शाम मरीज को निरंतर परेशान करती है। इस खांसी में बलगम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अक्सर टीबी के रोगी ये शिकायत करते हैं कि उन्हें खांसी में बलगम में खून की शिकायत हो रही है। दूसरी एक मुख्य लक्षण इस रोग में है बुखार। जैसे कि हम जानते हैं कि बुखार एक ऐसा लक्षण है जो अन्य बीमारियों में भी देखने आता है, लेकिन जब हम टीबी के मरीजों की बात करते हैं तो ये बुखार
थोड़ा सा लो ग्रेड फीवर, जिसे हम कहते हैं हल्का तापमान, मरीज को निरंतर बना रहता है। दवाइयां देने पर भी ये बुखार मरीज का पीछा आसानी से नहीं छोड़ता है। तो एक लक्षण हो गया खांसी, दूसरा है बुखार, और उसके अलावा एक अंतिम लक्षण जो कि बहुत ही मुख्य है इन रोगियों में, वो है वजन का घटना। ऐसे मरीजों में जिनमें टीबी का रोग होता है, उनका वजन निरंतर गिरता रहता है। वजन घटने की सबसे मुख्य वजह टीबी हिंदुस्तान के मरीजों में बुखार और वजन घटना, अगर ऐसी लक्षणों के साथ मरीज हमारी ओपीडी में आता है तो हमें अपनी जांचों को टीबी पे आधारित रखते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मरीज को कहीं टीबी का रोग तो नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन रोग है। ये टीबी के लक्षणों से संबंधित बात थी। अब ऐसे मरीज जो हमारी ओपीडी में आते हैं जो कि टीबी के रोगी हैं, उनको हमें कुछ टेस्टों द्वारा टीबी सत्यापित करनी होती है, जिनमें सबसे मुख्य टेस्ट है बलगम की जांच। ऐसे मरीज जो टीबी के रोग से ग्रसित हैं, उनमें हम स्पूटम फॉर एएफपी, बलगम की टीबी के कीटाणु की जांच, टीबी का कीटाणु जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसकी जांच हमें जरूर करनी चाहिए। परंतु ऐसे मरीज हमें हमेशा चैलेंज प्रस्तुत करते हैं जिनको बलगम नहीं आ रहा है। तो एक दूसरी मुख्य जांच है छाती का एक्सरे। तो अगर कुछ ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जिनमें टीबी के सभी लक्षण मौजूद हैं, लेकिन उनकी खांसी में बलगम नहीं आता है, उनको बुखार भी है, उनको वजन गिरने की समस्या भी है, उनको खांसी भी है, लेकिन उनको खांसी में बलगम नहीं आता है, तो ऐसे मरीजों के लिए हम बलगम की जांच डेफिनेटली नहीं करा सकते। तो ऐसी सूरत हाल में हमें मरीज का एक्सरे कराना चाहिए। कई मर्तबा एक्सरे में कुछ सफेद रंग के धब्बे दिखते हैं जो कि टीबी के सूचक होते हैं। अब ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर्स जो कि टीबी का बहुत समय से इलाज करते आ रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता कि वो एक सादा एक्सरे पर इस बात का प्रमाण लगा लें, इस बात का पता लगा लें कि मरीज टीबी के रोग से ग्रसित है या नहीं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई कंफ्यूजन रहता है, तो एक्सरे के बाद एक जांच होती है सीटी स्कैन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग रंगीन एक्सरे कहते हैं। तो हम ऐसे मरीजों से जहां थोड़ा शक है कि टीबी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहां पर हम सीटी स्कैन नामक जांच मरीज को कराते हैं। सीटी स्कैन एक ऐसी जांच है जो फेफड़ों में छोटे से छोटे, महीन से महीन, बारीक से बारीक इन्फेक्शन को पकड़ सकती है, जिसके बिना पर हम अपनी टीबी की डायग्नोसिस को बना सकते हैं। अभी तक हमने जिन भी जांचों की बात करी, ये जांचें फेफड़ों से संबंधित टीबी के विषय में हैं। परंतु एक मुख्य बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। केवल 2 अंग ऐसे हैं जिनमें टीबी नहीं हो सकती, जो कि है हमारे बाल और नाखून। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बाल और नाखून को छोड़कर टीबी का रोग शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। अब अगर हम विभिन्न शरीर के अंगों की टीबी की बात करें तो ये डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मरीज के लक्षणों पर आधारित, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, 1-2 उदाहरण। जैसे कि आंख की टीबी। आंख की टीबी में मरीज की आंखों की रोशनी का गिरना, उसे बार बार आंख में लाली हो जाना, जिसे हम रेकरेंट यूवियाइटिस या यूवियाइटिस कहते हैं। ऐसे मर्दों में हमें ये देखना चाहिए कि टीबी के कोई और लक्षण तो मरीज में नहीं है, और अगर वो लक्षण पाए जाते हैं तो हम इसे आंख की टीबी कह सकते हैं। और इसके अलावा फेफड़ों की झिल्ली में भी टीबी पाई जाती है, जहां अमूमन तौर पे हम कहते हैं कि मरीज के फेफड़ों की झिल्ली में पानी भर गया। ऐसी सूरत में अगर हमें अपनी डायग्नोसिस बनानी है तो एक जांच होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल एस्पिरेशन। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जब फेफड़ों में पानी भर गया तो एक सुई के द्वारा उस पानी की जांच करेंगे, और जांच में अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि मरीज टीबी के रोग से ग्रसित है, तो ऐसे मरीजों को टीबी की दवाई तुरंत बिना विलंब किए शुरू करनी चाहिए। एक और बहुत कॉमन टीबी होती है जहां बच्चों में अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि उनके गले में गांठें हो जाती हैं छोटी छोटी। उन गांठों की एफएनएसी की एक जांच होती है। फिर से हम एक छोटी सुई के द्वारा उनकी गांठों की जांच करते हैं, और उस जांच में प्रमाणित होने पर हम उन्हें भी टीबी की
दवाइयाँ शुरू करते हैं। सो 2-3 तरीके की टीबी फेफड़ों की टीबी के अलावा बहुत ही कॉमन है, जैसे कि फेफड़ों की झिल्ली की टीबी, गले की गांठों की टीबी, आंख की टीबी और अन्य बहुत से अंगों की टीबी हम अमूमन तौर पे देखते हैं। एक टीबी हड्डियों में भी टीबी होती है, जहां पे हमारी हड्डियां अगर इलाज प्रॉपर इलाज सही समय पे उचित इलाज नहीं शुरू करेंगे तो मरीजों की हड्डियां बेकार हो जाती हैं। अक्सर ये हड्डियों की टीबी रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा देखी जाती है, जहां मरीज को अगर हमने सही उपचार नहीं दिया तो वो चलने फिरने में भी नाकाबिल हो जाता है। ये तो रहा टीबी की डायग्नोसिस से संबंधित। इसके अलावा अब हम आएंगे टीबी के उपचार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट विषयों पर। अगर हम टीबी के उपचार की बात करें तो टीबी को सामान्यतः 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक जिसको हम नॉर्मल टीबी कहते हैं और एक जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बिगड़ी हुई टीबी कहते हैं, जैसे MDR टीबी यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यानी अगर हम इसे आम भाषा में समझने का प्रयास करें तो टीबी के रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली जो कॉमन दवाइयां हैं, अगर वो दवाइयां कारगर या कामयाब नहीं होती हैं तो हम ऐसी टीबी को MDR टीबी कहते हैं। MDR का मायने है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। जैसे कि अगर कोई मरीज एक नॉर्मल टीबी से ग्रसित होता है, चाहे तो उसे शरीर के किसी भी अंग की टीबी हो, तो सामान्यतः उसकी टीबी का इलाज तकरीबन 6 महीने से 8 महीने तक चलता है, मरीज की स्थिति पे निर्भर करते हुए। सामान्यतः हम जो दवाइयों का इस्तेमाल इस टीबी के रोग के उपचार में करते हैं वो है रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिन, पायरिजिनामाइड एंड इथेनब्यूटॉल। इन 4 दवाइयों द्वारा मुख्यतः हम सामान्य टीबी का उपचार करते हैं। परंतु यदि किसी रोगी में MDR टीबी बन चुका है यानी बिगड़ी हुई टीबी बन चुका है तो उसका उपचार सामान्यतः 11 महीने से लेके 24 महीने तक किया जाता है, तब जाके वो टीबी के रोग से निजात पा पाता है। अगर मरीज कभी भी बीच में किन्हीं भी कारणों से, चाहे तो उसके फाइनेंशियल कारण हो, जैसे माली हालत उसकी कमजोर हो जिस वजह से वो इलाज ना करा पा रहा हो, या वो लापरवाही के कारण इलाज ना करवा रहा हो, या वो किसी सामाजिक परिस्थिति के चलते अपना इलाज ना करा पा रहा हो, तो ये आप सामान्य टीबी बिगड़ी हुई टीबी में तब्दील हो जाती है। तो एक बिगड़ी हुई टीबी बनने का एक मुख्य कारण है कि टीबी का पर्याप्त प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करना। इस MDR टीबी जिसकी हम निरंतर बात कर रहे हैं, ये हमें आज की परिस्थिति में एक बहुत बड़ा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि टीबी एक संक्रामक बीमारी है। तो ऐसे रोगी जो MDR या बिगड़ी हुई टीबी से ग्रसित हैं, वो समाज में अपने लिए ही खतरा नहीं है, वो समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा प्रस्तुत करते हुए समाज में बिगड़ी हुई टीबी का प्रसार करते हैं। तो हमें इस बात को लेके और ज्यादा सजग, जागरूक रहने की जरूरत है। इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी टीबी के इलाज के बारे में और डिस्कशन करते हुए अपनी बात को थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूँ। एक और टीबी आज के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिल रही है, जिसे हम XTR टीबी कहते हैं, यानी कि अति गंभीर और अति बिगड़ी हुई टीबी, जहां के बहुत सारी टीबी की दवाइयां कारगर नहीं होती मरीज का इलाज करने में। इन सारी बातों का आज के परिप्रेक्ष्य में डिस्कशन करना अहम इसलिए भी हो जाता है कि हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार ये चाहती है कि जो भी मरीज जिसकी समय से टीबी की डायग्नोसिस बन चुकी है, जिसको ये सत्यापित हो चुका है, चाहे तो बलगम की जांच के द्वारा, चाहे तो एक्सरे के द्वारा, चाहे अन्य जांचों के द्वारा, कि भाई इस मरीज को टीबी की दिक्कत है, उस मरीज को समय से बिना विलंब किए नियमित रूप से टीबी का उपचार कराना चाहिए, जिससे कि ये टीबी अन्य विभत्स अपने स्वरूप ना ले ले और मरीज के अपने ही लिए, उसके स्वजनों के लिए, समाज के लिए एक चैलेंज बन के प्रकट हो। हालांकि आज की तारीख में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं
लेकिन सामान्यतः हम ऐसे मरीजों का सामना अपने डे टू डे ओपीडी में करते हैं, जहां ये बिगड़ी हुई टीबी के मरीज सामान्यतः हमारी ओपीडी में आते हैं। इसलिए आज का ये जो हमने टॉपिक चुना है टीबी का, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी अहमियत, इसका उद्देश्य ये भी है कि हम अपने श्रोताओं में, अपने लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाएं कि टीबी के रोग को जो भी रोगी हो या उस टीबी के जैसे लक्षणों से संबंधित जैसा भी हमें कोई व्यक्ति मिले कि जिसको खांसी है जो कि 2 महीने या 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है, जिसको बुखार है और उसको अन्य दिक्कतें जो जैसे कि हमने लक्षण टीबी के डिस्कस करे, ऐसे डिस्कस करे हुए लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द अपने नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लेके जाएं, जिससे कि उसकी प्रॉपर जांच हो सके। और अगर उसकी माली हालत थोड़ी ठीक है तो हम कोई प्राइवेट डॉक्टर को भी एक बार दिखा सकते हैं मरीज को, जिससे कि उसकी समय से डायग्नोसिस बने और हमारे समाज में ये संक्रमण जहां तक हो सके कंट्रोल हो सके, जहां तक हो सके हम इससे निजात पाने में कामयाब हो सके। तो आज के लिए मैं अपने श्रोताओं से, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इस तरीके के किसी भी रोगी को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका नियमित रूप से उपचार करना चाहिए। स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ रोगियों के लिए हमारा ये कदम, मैं उम्मीद करता हूँ, कारगर हो। नमस्कार। मेरा नाम तनुप्रिया है। मैं मुरादाबाद में मानसरोवर कॉलोनी में रहती हूँ। मैं छोटे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ है उसके बाद उसके 1 साल बाद मुझे एलर्जी सी फील होने लगी। मतलब मैं धूल में काम करती थी तो प्रॉब्लम होती थी, मैं कोई भी पेंट होता था घर में तब प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने उनको दिखाया, बरेली जाके दिखाया, मुझे बताया वहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने बरेली दिखाया जाके, डॉक्टर रजत अग्रवाल को। तो उनको दिखाने के बाद मुझे बहुत आराम मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप बार बार मत आओ, जब दिक्कत हो तब आना। वो 1 साल तक ठीक था, लेकिन 1 साल बाद मुझे फिर दिक्कत और बढ़ने लगी, जैसे पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ने लगी। लेकिन कोविड आ गया, कोविड के चलते मैं वहाँ तो नहीं जा सकती थी। मैंने मुरादाबाद में कई डॉक्टर्स को दिखाया, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कई डॉक्टर को दिखाया, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उनसे। मैं खाती थी, 5 दिन बाद मेरे को फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। उसके बाद मुझे मेरे एक रिलेटिव ने बोला, ऐसा करो, डॉक्टर अमोल चंद्रा है, वहाँ पे दिखा के देखो तुम। मैं डॉक्टर साहब के बाद आई। मैंने अपने आप में भी ठाना था कि हाँ, अगर मैं इनकी दवाई लूँगी तो मैं थोड़ा टिकी रहूँगी, 5 से 6 मंथ वेट करूँगी। हो सकता है कभी कभी मुझे दवाई सूट ना करती हो। जब मैंने इनके पास आई, एक तो भाई नेचर बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, उनके पास आके ऐसा लगता नहीं है मैं किसी डॉक्टर को दिखा रही हूँ। अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग तभी आ जाती है जब डॉक्टर साहब को दिखाती हूँ। तो मुझे आ गया था कि हाँ, मैं ठीक तो होंगी। तो डॉक्टर साहब ने पहले 10 दिन की दवा लिखी और मुझे बोला, अपना ऐसा करो 10 दिन बाद आना। मैं 10 दिन बाद जब आई, मुझे इतना आराम था कि मैं 50% बोल सकती हूँ, मेरी बीमारी में 50% आराम था। उसके बाद मैंने 1 मंथ उनका कोर्स पूरा किया। 1 मंथ के कोर्स के बाद तो मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा था मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है। मैं एकदम रिलैक्स थी और नॉर्मल जैसे मैं रहती थी वैसे ही मुझे फील हो रहा था। और डॉक्टर साहब मुझे बोले कि आपको दवाई रेगुलर खानी है, दवाई मिस नहीं करनी है। तो वही कर रही हूँ और आज मतलब 3-4 महीने हो गए मैं इन्हीं के पास रह रही हूँ। बीच में मुझे अपने घर जाना पड़ा, 2 महीने का गैप हुआ तो थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी। फिर डॉक्टर साहब के पास आई तो अब उन्होंने 1 महीने में फिर मुझे वैसे ही कर दिया। मैं एकदम चंगी हो गई हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। नहीं, मुझे मतलब थैंक्स टू डॉक्टर साहब, मतलब मुझे एकदम फिट किया है उन्होंने। मेरा नाम है सरिता देवी, मैं मुख्तियारपुर नवादा से, खाट के पास में। मुझे परेशानी थी, मुझे खांसी में दिक्कत थी, सांस लेने में थी, बहुत कंडीशन ख़राब थी जब मैं यहाँ आई थी। अब पहले से इनके डॉक्टर साहब के पास, अमोल चंद्रा बताया था मुझे, मेरे पापा का ट्रीटमेंट चला था यहाँ से, तो उन्होंने बोले कि वहाँ जाना तुम। पहले से हालत में ठीक सुधार है। पहले मुझसे रूम तक नहीं जाया जाता, टॉयलेट से, सांस लेने में बहुत समस्या थी मुझे। अब पहले से आराम है मुझे। हो गए होंगे 20 दिन हो गए दवाई लेते लेते। मेरा नाम शकील अहमद है जी, मैं ठाकुर द्वारे से आया हूँ और मेरा टीबी का इलाज चल रहा है डॉक्टर अमोल चंद्रा के पास। लगभग 6 महीने हो चुके हैं, मुझे आराम है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।